नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से आप सभी का पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का सेट नंबर 2, यानी रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, उस पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। और निश्चित तौर पर यकीन मानिए, यदि आपने सारे क्वेश्चन देख लिए जितने मैं सेट कराने जा रहा हूँ, अगर सारे क्वेश्चन को आपने देख रखे हैं, तो निश्चित तौर पे एक भी सवाल आपको एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के सेट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। इसके पहले वीडियो में सेट नंबर 1 में मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे। मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन का सेट ला रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और वो सारी चीज़ें मैं दिखा पाऊँ जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो सेट नंबर 2 का सवाल शुरू करने जा रहा हूँ। आपके बीपीएससी टीचर भर्ती का पहला सवाल सेट नंबर 2 का। और ये जो सवाल है, ये काउंटिंग ऑफ फिगर से लिया गया है। आपको पता है कि पिछली बार जो आपके एग्जाम लिए गए हैं, आपके पार्ट 1 में भी बिहार शिक्षक भर्ती में, उसमें काउंटिंग ऑफ फिगर से सवाल आया था। तो निश्चित तौर पर तैयार रहिएगा, इस बार भी एक काउंटिंग ऑफ फिगर से एक सवाल आपके एग्जाम में बनना तय है। इसलिए ये जो सवाल है, इसमें आपसे पूछे जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ये आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वर्ग नहीं पूछा जा रहा था, यहाँ आपसे वृत्त पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे वृत्त की चर्चा होगी, वर्ग की चर्चा नहीं होगी। हाँ, दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं ये आपको चाहिए। देखिए, वृत्त में कोई खास ट्रिक नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। वृत्त में ट्रिक नहीं लगता, स्क्वायर है, वर्ग है या आयत है या आपका त्रिभुज है, इन सभी चीजों में आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन वृत्त में सिंपल सी बात होती है, इसलिए ट्रिक नहीं लगता। थोड़ा सा मैं डिस्कस भी कर देता हूँ। यदि मैं यहाँ एक वृत्त बनाता हूँ और इसकी बगल में एक और वृत्त बना देता हूँ, तो क्या इन दोनों वृत्त के मिलने से कोई नया वृत्त बनेगा? क्या क्या इसको आप वृत्त कह सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, मैं इसको वृत्त नहीं कह सकता। तो यदि आप इसको वृत्त नहीं कहेंगे, तो निश्चित तौर पर है कि आपका वृत्त एक साथ जब 2-4 वृत्त आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। सिंपल जितने वृत्त होते हैं उसी की गिनती की जाती है और उसका आंसर कर दिया जाता है। तो वृत्त जब भी आपके पास आएगा, तो दिमाग से अपना ट्रिक निकाल दीजिएगा। सिंपल सोचिएगा कि सिंपल वृत्त के सवाल है, सिंपल तरीके से गिनना है। कैसे गिनेंगे? तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी साइड से कितने वृत्त हैं? तो आप कहेंगे सर 8 है। मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ कि और कौन से वृत्त आपको इस्तेमाल हुए हैं, उसको देख लीजिए। एक वृत्त आपका यहाँ इस्तेमाल हुआ है और एक वृत्त इसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा कोई भी वृत्त इसमें काउंट नहीं होगा। बाकी जितने भी छोटे छोटे पोर्शन बने हुए हैं, ये सारे वृत्त के हिस्से नहीं है। तो साइड से मैंने गिना था 8 और 2 वृत्त आपको दिख गए 10, यानी आपका आंसर क्या होगा? 10 होगा। आसान सवाल आपके पूछे गए थे एग्जाम में, तो उसी तरह के उसी लेवल के सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो आपका सारा बेड़ा पार लग जाएगा रीजनिंग में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, ये सवाल है एनालॉजी से, यानी आपका जो क्वेश्चन है वह आपका वर्ड एनालॉजी है, यानी शब्द समरूपता, शब्द समानता। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है सवाल और आपको बताना होता है, जैसे दूध और दही में जो संबंध है, यही संबंध आपको अंगूर के साथ किसका बनेगा। यानी दूध और दही का जो संबंध आपस में होगा, वही संबंध अंगूर का बनाना है जिसके साथ बने। तो दूध से हमारा क्या बनता है जी? दही बनता है। जब तक आपके पास दूध नहीं होगा, आप दही कहाँ से लाएंगे? जम ही नहीं पाएगा आपका दही। यानी तो दूध से दही बनता है, तो अंगूर से क्या बनता है? तो यहाँ ऑप्शन है क्या है आपका? हरा, खट्टा, फल और वाइन। जो लोग वाइन का सेवन करते होंगे उन्हें पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा वाइन बनता कैसे है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वाइन का जो जो सेवन करते हैं, उसमें से बहुत लोग नहीं भी जानते, कुछ लोग जानते भी होंगे। वह अंगूर के इस्तेमाल से बनाया जाता है। अंगूर को सड़ा के जैसे भी उसका प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, जो भी किया जाता है, उससे क्या होता है? आपके अंगूर के वाइन बनता है। तो जैसे दूध का रिलेशन दही के साथ हुआ, वैसे अंगूर का रिलेशन आपके वाइन के साथ। क्लियर है? एक सवाल ऐसा आपके एग्जाम में आता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी एनालॉजी से रिलेटेड है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वह था वर्ड एनालॉजी, यानी शब्द समानता। ये जो आपका क्वेश्चन है, यह लेटर एनालॉजी से है, यानी अक्षरों की समानता कैसे देखी जाती है। तो ध्यान से देखिए, मैं इस चीज को समझा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे कह रहे हैं कि ब्राउजर, ब्राउजर SERWBRO, ये एक रिलेशन आपको पता करना है कि इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन बना है। तो देखिए, जो लोग लेटर यानी कोडिंग डिकोडिंग जानते होंगे, लेटर के बदले में लेटर वाला, यानी जो कोडिंग डिकोडिंग लेटर के बदले में लेटर वाला आपके एग्जाम में आता है, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो सारे लेटर कोडिंग डिकोडिंग के जो पार्ट होते हैं लेटर वाले, तो सारे इस्तेमाल होते हैं किसमें? लेटर एनालॉजी में। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है तो ये सवाल आपके लिए आसान होगा। लेकिन जिन लोगों ने आज तक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए भी आसान कर दूंगा। ध्यान से देखिए इसको। देखिए, इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन कह रहा है क्या, चाह रहा है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ जो लेटर इस्तेमाल किए गए हैं,
यानी इस साइड से पहले जो लेटर लिखा हुआ है और इस साइड के बाद जो लेटर लिखा हुआ है, इन दोनों में समानता कैसे है? तो यहाँ जो लिखा हुआ है SER, आप ध्यान से देखिएगा SER, इसी साइड के लेटर को उठा के इस साइड लिख दिया गया। इसके बाद WB लिखा गया, WB लिखा गया, और इसके बाद लिखा गया RO। इसके बाद देखो लिखने का तरीका ऐसा है, जैसा तरीका आजमाया वैसा ही तरीका आपको आजमाना है। अगर आप चाहें तो नंबर डाल के भी 1 2 3 4 5 6 7, और इधर आप देख सकते हैं कि कैसे नंबरिंग वाइज चेंज किया है। तो जैसे रिलेशन दिखेगा वैसे रिलेशन आपको कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, या इस तरीके से भी देखिए जैसे समानता होगी। तो क्या समानता दिखी? तो ये स्टार्टिंग का तीनों लेटर यहाँ उठाकर डाल दिया गया, फिर W और B यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लिखा गया, और फिर RO को ऐसे लिखा गया। क्या यही रिलेशन कैप्चर का ये जो बना हुआ है उसके साथ है? देखिए तो कैसे रिलेशन बना था इसमें, लास्ट का 3, तो लास्ट का 3 उठा लीजिए, URE। क्या इससे शुरुआत हुई है जी? आप कहेंगे सर बिल्कुल URE से शुरुआत हुई है। इसके बाद आपको लेना था WB यानी T का C, तो क्या TC लिया है जी? बिल्कुल लिया है। और उसके बाद लेना था A का P से, ऐसे जैसे यहाँ लिया है R का O से, A का P से लिया, तो आप कहेंगे सर ये P लिखा है। सेम प्रोसेस को फॉलो करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, यही आपका क्या होगा? अप्रोच होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसी अप्रोच का आपको इस्तेमाल कर देना है और आपको बता देना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है? तो जैसे आपको बनाया गया वैसे बनाना है। स्टार्टिंग का 3, सॉरी लास्ट का 3 स्टार्टिंग में कर देना है, TOP। और जैसे काम कर रहा है, T का C से किया है तो K का D से कर दीजिए, K का D से, और फिर E का S से, तो E का S से। देख लीजिए जिस ऑप्शन में है TOP KD, TOP KD, TOP KD इसमें, और ES, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एनालॉजी का मतलब ये होता है जो रिलेशन आपके इधर बना हुआ है वही रिलेशन आपको राइट साइड में बना देना है, आपका काम आसान हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल है क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, 110% बनेंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं और इससे पूछा कि अलग शब्द का चयन करें। शब्द जो दिए गए हैं वो शब्द क्या दिए गए हैं? मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, यानी जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, कह रहा है इन सारे शब्द में से ऐसा कौन सा शब्द, एक शब्द बताइए जो बाकी सबसे अलग है। तो अगर मैं कहूँ कि मॉनिटर और हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, क्या आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बेस पे छाटा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर उस पे तो नहीं छाटा है, क्योंकि मॉनिटर आप देखेंगे आउटपुट पे चला जाएगा, स्पीकर आउटपुट पर चला जाएगा, प्रिंटर आउटपुट पे चला जाएगा, माउस और कीबोर्ड दोनों इनपुट डिवाइस में जाते हैं, तो आउटपुट इनपुट में नहीं छाटा। लेकिन एक दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आप ध्यान से देखिए, विंडोज जो है ये क्या है? तो आप कहेंगे सर विंडोज जो है सॉफ्टवेयर की गिनती होती है। बाकी मॉनिटर, हेडफोन, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर, स्कैनर, ये सब क्या होता है? ये सारे के सारे हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, जबकि हमारा विंडोज जो है वो सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या अलग है? तो आप कहेंगे सर विंडोज अलग है। क्लियर है? अगला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूल को 50 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और जीर को 44 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में फेयर को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा? सेट नंबर फर्स्ट पे भी एक सवाल ऐसा आया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप देखिए अगर नंबर बहुत बड़ा नहीं है तो हो सकता है उसके प्लस के बेस पे चले, अगर नंबर बहुत बड़ा है तो हो सकता है मल्टीप्लाई के बेस पे चले। लेकिन यहाँ जो सवाल है, इस सवाल में आपका नंबर बहुत बड़ा नहीं है, तो जब बहुत बड़ा नहीं है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसके पोजीशन को जोड़कर चेक करना है। इसका पोजीशन 6 होता है, इसका पोजीशन 21 होता है, इसका पोजीशन 5 होता है, इसका पोजीशन 12 होता है। जोड़ के चेक कीजिए, 12 5 17, 17 6 23, 23 और 20 43 44, इसका जोड़ 44 आ रहा है। ठीक है, इसका जोड़ कितना आ रहा है कि 10, फिर जोड़ेंगे 5, फिर जोड़ेंगे 5, फिर जोड़ेंगे 18। जोड़िए तो 18 5 23 5 28 10 38, इसका जोड़ 38 आ रहा है। तो एक बात मुझे बताइए, यहाँ 44 आ रहा था जोड़ तो 50 दिया था, यहाँ 38 आ रहा था तो 44 दिया। क्या ऐसा हो रहा है क्या इन दोनों में हम किसी एक नंबर को जोड़ रहे हैं? 44 को 50 लाने में कितना नंबर कम है? तो आप कहेंगे सर 6 जोड़ दीजिए 50 आ जाएगा। और 38 को 44 लाने में कितना नंबर चाहिए जी? तो आप कहेंगे सर फिर से छोड़ जोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि इसके पोजीशन को जोड़कर और तब 6 जोड़ा है तब मान आया है, पोजीशंस को जोड़कर फिर 6 जोड़ा है तो 44 आया है। तो फेयर में पोजीशन को पहले जोड़ दिए, पोजीशन क्या होता है? 6 1 18 5, तो 6 1 7
18 7 25 5 30, यानी इसका जोड़ जो है वो 30 आ रहा है। और 30 में हमें क्या जोड़ देना है, 6 कॉमन है जो सब में जोड़ा गया है, तो जब 6 जोड़ेंगे तो 30 और 6 36 आ जाएगा। यानी इसके पोजीशंस को जोड़कर और तब 6 नंबर को इसमें क्या किया गया, सारे में ऐड किया गया है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। अगला सवाल सीरीज से संबंधित है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि आपके एग्जाम में बनना ही बनना है, इसलिए आइए देखते हैं। इसमें जो लिखने का तरीका है वो पहले दिया है 1.5, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 18, फिर लिखा है 108, फिर लिखा है 1964। और आपसे सवाल क्या पूछा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ भरने के लिए नहीं दिया है, यहाँ कह रहे हैं कुछ श्रृंखला की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। इसका मतलब जो श्रृंखला बनाई गई है, जो नंबर आपके सामने लिखा गया है, इसमें एक ऐसा नंबर होगा जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं होगा, अलग होगा। कैसे पता चलेगा जी, तो आप ध्यान से देखिएगा, 1.5 2 यहाँ 3, फिर यहाँ 6, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 गुने 3 करके 6 लाया है, 3 गुने 6 करके 18 लाया है, 18 गुने 6 करके 108 लाया है। लॉजिक तो मिल गया। क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, तो स्टार्टिंग के दोनों नंबर को आपस में गुना किया गया। देखिए 1.5 गुने 2 3, 1.5 से देख लो, अगर हम 1.5 में 2 से गुना करें तो क्या नहीं आएगा, ये कट जाएगा, 3 आएगा। इसका मतलब हुआ कि आपका जो नंबर लाया गया है वो नंबर कहाँ से लाया गया है, तो ये नंबर लाया गया है इन दोनों को गुना करके। फिर 2 को 3 से गुना किया तो मान 6 आ गया, 6 गुने 3 कर दिया तो 18 आ गया, 18 गुने 6 कर दिया, 18 गुना 6 कर दिया 108 आ गया। और 108 में 18 से गुना करोगे तब मान कितना आएगा ये आपको पता करना है। तो भैया गुना कर लीजिए, 108 में 18 से गुना कैसे करेंगे जी, चलो 108 में 18 से गुना करोगे तो अभी तक देखो सब मान सही आया है। 1.5 गुने 2 3 होता है, 3 गुने 2 6 आता है, 6 गुने 3 18 आता है, 18 गुने 6 108 होता है। 108 में आप 18 से गुना करेंगे तो क्या 1964 आएगा, ये चेक करना है। तो 8 8 64, 6 8, और यहाँ हो जाएगा 108, 4 814 1, 1944 आना चाहिए, यहाँ पर 1944 आना चाहिए, जबकि 1964 आया, यानी यही आपका क्या है, इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है, अलग है। क्लियर है। अगला सवाल संबंधित है आपके रिपीट सीरीज से, यानी ये सवाल जो है वो रिपीटेड सीरीज से आता है। मैं इस क्वेश्चन का आपको यहाँ लिख के फिर डिस्कस करता हूँ। जे पी क्वेश्चन मार्क एल डी क्वेश्चन मार्क पी डॉट एम डी जे डॉट सी डॉट डी डॉट पी सी डॉट डी, ये आपका क्वेश्चन है। और इसको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाए कि आपका पूरी तरह से क्या हो जाए, सही हो जाए। तो इसका लॉजिक क्या होता है जी, तो लॉजिक होता है, इसकी पहले गिनती कीजिए कि टोटल इसमें कितने लेटर इस्तेमाल होने चाहिए। अगर खाली स्थान को भर भी दिया जाए तो टोटल कितना लेटर चाहिए हमें, तो 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर 20 का आपका बनता है तो आपको पता है कि जब भी 20 बनेगा तो इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, या तो 4 इंटू 5 कर सकते हैं या फिर तो 5 इंटू 4 कर सकते हैं। किसी भी सेक्शन को उठा के कीजिएगा आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए, या तो 4 इंटू 5 से बन जाए, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, 5 इंटू 4 कर दीजिएगा। तो अगर 4 का ग्रुप हम बनाने जाए, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 गुने 5 का ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो क्या हमें कोई लॉजिक मिल रहा है जे, नहीं, 4 गुने 5 से हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है। लेकिन अगर 5 गुने 4 हम लिखें तो हमारा लॉजिक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा जी, आओ दिखाता हूं मैं। 4 गुने 5 से कैसे लॉजिक बनेगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, तो पता चला देखिए कैसे, यहाँ स्टार्टिंग जे से हुआ है, जब जे से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ भी आपको जे से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पी था सेकंड नंबर पे तो पी आया है, तो यहाँ पी, यहाँ सेकंड नंबर पर फिर से पी आया है। जब मैंने 4 का ग्रुप बनाया था तो ये श्रृंखला मुझे दिख नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने 5 का बनाया, 5 गुने 4 का मैंने बनाया है, तब मुझे दिख रहा है कि सेकंड पर पी, सेकंड पर पी, सेकंड पर पी आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ जे है तो क्या ये जे से शुरुआत हुआ है, हो सकता है। अगला भी देखिए यहाँ जे से शुरू हुआ है तो फिर अगले स्थान पर भी जे से शुरुआत हो सकता है। अच्छा, सेकंड प्लेस पर पी है, यहाँ भी पी है, तो यहाँ भी निश्चित तौर पर क्या होना चाहिए, तो पी होना चाहिए, वहां भी पी है। थर्ड प्लेस पर मुझे नहीं पता है क्या है, थर्ड प्लेस पर सी, सी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, सी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, सी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एम है, एल है। अच्छा, अभी तक जो भी हुआ है जे जे सब में सेम था, पी पी सब में सेम हुआ,
सी भी सब में सेम है, लेकिन एल सेम नहीं है। अच्छा, डी भी सेम है, यहाँ देखो डी भी सब में सेम है। इसका मतलब एक लेटर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ एल है तो यहाँ एम आया है, यहाँ पता नहीं है, वहां पता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार ऑप्शन की तरफ मैं अगर झुकाव करता हूं, तो हमारा अभी तक ऑप्शन क्या क्या इस्तेमाल हो चुका है। तो अभी तक मैंने सी, जे, सी, पी, यहां तक मैंने भरा है। सी, जे, सी, पी, किस ऑप्शन में सी, जे, सी, पी है? इसमें तो नहीं है, बाकी सब में है। और आगे जो इस्तेमाल हुआ है सी, जे, सी, पी के बाद एन और ओ इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि एल के बाद एम और एम के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि एल के बाद एम और एम के बाद एन का इस्तेमाल किया जाएगा, और जैसे ही एन आएगा तो इसके बाद ओ का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब इस लेटर के साथ +1 का अप्रोच इस्तेमाल किया गया है बाई ऑप्शन। आगे मैं चेक कर लेता हूं, पता चल जाएगा। एल, एम, एन, ओ। तो हमने जब पी भरा था, पी के बाद हमें क्या भरना होगा? एन, और एन के बाद हमें क्या भरना होगा? जे, और जे के बाद क्या भरना होगा? ओ। देखिए तो सी, जे, सी, पी, एन, जी, ओ, पी, एन, जे, ओ, पी, एन, जे, ओ, सी, जे, सी, पी, एन, जे, ओ। ये आपका बिल्कुल क्या है जी? सही है क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यानी ये आपका जो अप्रोच चला, क्या अप्रोच चला? 5x4 का हमें लगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। सारे जगहों पर लेटर का इस्तेमाल रिपीट हुआ था, लेकिन इस वाले पार्ट में अगर ध्यान से हम देखें तो एल, एम, एन और ओ, ये वाला क्वेश्चन आपका इस्तेमाल हुआ है। यानी एक लेटर के साथ छेड़छाड़ हुआ है, बाकी सारा लेटर क्या है? नॉर्मल था। क्लियर है? तो चलिए, अच्छा सवाल था। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है, ये आपके मिसिंग नंबर का सवाल है। आसान सवाल होता है, ध्यान से देखिए, अगर चीजों को समझ में आपके आ जाएगा। ये जो अप्रोच है, कुछ लोगों को देखते समझ में आ जाएगा, कुछ लोग लेट से समझेंगे। अप्रोच क्या इस्तेमाल हुआ है? 9 × 3 आप कहेंगे 27 है, 3 × 6 तो आप कहेंगे सर 18 होगा। तो फिर 9 × 6 आप कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ये 9 × 3 का मतलब नहीं है इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करके मान यहाँ लिख दिया है, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करके मान यहाँ लिख दिया है। तो आप भी इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई कर 9 × 6 = 54 यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, ये आसान सवाल था। अगला सवाल आपके पास, ये सवाल आपका आया है वेन डायग्राम से, जहां आपके सवाल दिए गए हैं कि राजा, रानियां और माताएं, इनमें वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो एक बात बताइए, क्या राजा रानियां बन सकती हैं क्या? नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन सकती, यानी इनके बीच 0% का रिलेशन होगा, और जिनके बीच में 0% का रिलेशन होता है वो दोनों फिगर अलग अलग बनते हैं। इसका मतलब कि राजा और रानी का फिगर जब भी बनेगा तो अलग अलग बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। अच्छा, ऐसा कोई फिगर है जिसमें अलग अलग फिगर है ही नहीं? तो अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, तो इसमें तीनों की तीनों आकृति जो दिखाई गई है वो आपस में रिलेशन दिखाई गई है, जबकि हमें राजा और रानी में रिलेशन नहीं चाहिए, 0% का रिलेशन चाहिए। चलिए ठीक है, और कोई आकृति? इस आकृति में भी देखिए, इसमें तो दिखाया गया है राजा और रानी अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग फिगर, इसमें अलग अलग, ठीक है। रानियां और माताएं में, अच्छा राजा और माताएं में रिलेशन बन सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, ये भी 0% होगा। इसका मतलब दो आकृति और अलग होगी एक आकृति से, दो आकृति अलग होगी एक आकृति से। अच्छा, राजा और रानी और माता में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि सर दुनिया की कुछ रानियां किसी की माता होती हैं, यानी अगर इसको हम रानी मान लें, इसको हम माता मान लें, लेकिन राजा जो होगा इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। ऐसी आकृति कौन सी ऑप्शन में दिख रही है जी? तो आप कहेंगे सर बी नंबर ऑप्शन में दिख रही है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी ये राजा, इनका रिलेशन, सॉरी, राजा और रानी और माता का रिलेशन हो सकता है, राजा का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं होगा। यानी ये आपस में 50% का रिलेशन बनाएंगी, जबकि इनका रिलेशन अलग होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से भी डाले हुए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो ये बहुत ही जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे उसी टॉपिक से पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन अगल बगल से भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ आइए, यहाँ क्वेश्चन है डाइस का। यहाँ कह रहा है कि 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 3 के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपके पास 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, उससे मतलब नहीं है। एक ही डाइस के सारे आपके अलग अलग सरफेस है, ये मत समझिएगा कि 3 अलग अलग डाइस है। एक ही डाइस के 3 अलग अलग तरीके से फोटो लिए गए हैं, और तरीका क्या है कि 3 का विपरीत निकालने के लिए किसी दो को एक बार उठा लीजिए, जिसको मन करता है एक बार उठा लो, कोई इसमें हरानी परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं पहले और दूसरे को उठाता हूं तो नियम क्या कहता है कि अगर 2 5 कॉमन हो गया दोनों में सेम, तो आपको पता चल जाएगा कि 6 का अपोजिट क्या है? 1 है। इसका मतलब इन दोनों को एक साथ लेने पर हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आया हमारे पास कि एक हमारे पास अपोजिट मिल गया, यानी 6 का अपोजिट 1। उसी प्रकार अगर आपका सवाल 2 और 3 को लिया जाए तो क्या नियम काम करेगा जी? तो 1 2 1 तो कट जाएगा, 5 का अपोजिट क्या बच जाएगा? 4।
तो अगर 2 पेयर निकल गया तो 3 का अपोजिट में बचेगा क्या? तो ऐसे भी तो 2 ही बचेगा ना। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि क्रॉस चेक करें तो 1 और 3 को भी लेके देख सकते हैं। 1 और 3 में कॉमन क्या-क्या है? 5 2 6 4 2 6। अगर 1 और 3 को लेके बनाओगे तो इसमें एक ही कॉमन है। क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर 2 कॉमन है। चलो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। पेयर तो निकल गया है, इससे भी पेयर वहीं आएगा, अलग नहीं आएगा। 2 और 2 कॉमन है तो क्लॉकवाइज ले लीजिए। तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, यहाँ से क्लॉकवाइज ले लीजिए। 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट में बचेगा क्या? तो 3 बचेगा। देखिए तो 2 का 3 आया है, 5 का 4 आया, 6 का 1 आया है। निश्चित तौर पर पेयर चाहे जैसा भी हो, क्वेश्चन बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। तो आपको मैंने आज फिर से सेट नंबर 2 में 10 क्वेश्चन ऐसे दिखाए जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन अब मिलेंगे अगले सेट में, फिर उसके अगले सेट में। ऐसे में लगातार कराता जाऊंगा जब तक आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार आप जुड़ते रहिए पारा चंपारण वाला के साथ और चैनल में जो आपको सिखाया जा रहा है उसको सीखते रहिए और ऐसे ही आनंद लेते रहिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।